जैसा मैं क्यों करवा रही हूँ। रूहानी एंड महक, आपको अब आवाज आ रही है? यस मैम। So two reservoirs contain 960 and 640 liters of water respectively. आपको एक ऐसा कंटेनर निकालना है जो इन दोनों लिक्विड्स को मेजर कर सके। हाँ जी महक, आप बताओ। यहाँ पर सबका वोट एलसीएम की तरफ है, बाकी सब एचसीएफ क्यों है? एलसीएम क्यों नहीं है? आपको एचसीएफ निकालना है या एलसीएम, वहां तुक्के मारते हो, ठीक है ना? और अगर एचसीएफ निकालना, मैक्सिमम क्वांटिटी चाहिए। क्यों निकालना होगा? सेम क्वांटिटी मैक्सिमम चाहिए होगी। और आपका स्केल कितने इंच का होता है? आपको मेजरमेंट जितनी मर्जी करनी हो, स्केल एक स्टैंडर्ड सबके पास होता है, कोई फर्क है स्केल में? है ना? उससे आप 5 सेंटीमीटर भी करते हो, 8 भी करते हो। अगर आपको ये पूरा रूम मेजर करना हो, पूरे रूम की लेंथ मेजर करनी हो, तो आपका जो टेप होता है, मेजरिंग टेप, वो स्टैंडर्ड होता है ना? और कोई भी लेंथ मेजर करनी है, कपड़ा लेने जाते हो या लेंथ मेजर करनी है, तो जो आपकी टेप है वो उस कपड़े से छोटी होगी। मोस्टली मेजरिंग यूनिट जो है कपड़े से छोटा ही होगा, लेंथ से छोटा होगा। पहली बात तो एक ये। दूसरी चीज, आपको जब मैंने कहा था एचसीएफ निकालना या एलसीएम निकालना है, आपको अपने आप से ये पूछना है कि जो हमें नंबर निकालना है वो छोटा है या बड़ा है इन गिवन नंबर से। एक रेजर्वॉयर में, एक टैंक में 960 लीटर्स पानी रखना है, या आपको मेजर करना है एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। जैसे किसी को दूध देना होता है तो उनके पास एक स्टैंडर्ड होता है ना, 1 किलो का यूनिट होता है, 2 किलो वाला होता है, पूरा मेजरिंग 1 लीटर 2 लीटर वाला होता है ना। पेप्सी का कैन होता है 300 ml का होता है, राइट? तो कल आपको अगर 300 ml किसी कंटेनर में से मेजर करना है तो आप वो कैन लेकर पोर करना शुरू कर दोगे, राइट? तो अब आपको क्या करना है, 960 लीटर्स मेजर करना है। या तो 1 लीटर का वो कंटेनर बना लो, मेजर करते रहो, ठीक है ना? कितनी बारी 960 टाइम्स आप पानी को ट्रांसफर करोगे तब जाके बताओगे कि हाँ जी इसमें 960 लीटर्स है। लेकिन अगर आपको इन दोनों को मेजर करना है मेजरिंग यूनिट, तो या तो 640 का एक बना लो मेजरिंग यूनिट, आपका जो एक कंटेनर हो 640 लीटर्स का हो, कि ठीक है इसमें पूरा 640 आ गया, उसका 960 आ जाएगा, हम मेजर कर लेंगे। लेकिन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में चाहिए। एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स मतलब कि मैं 960 को भी मेजर कर सकूं और 640 को भी। तो जो हमारा मेजरिंग यूनिट है वो 1200 का नहीं हो सकता, वो 1000 नहीं हो सकता, वो छोटा होगा। So whenever we have to find the number which is smaller than the given numbers, मेजर करने के लिए मुझे एक नंबर निकालना होगा जो इन दोनों से छोटा है, तो मुझे निकालना है HCF। This is the whole concept behind LCM या HCF। क्लास में बच्चे बिठाने हैं, 60 बच्चे गए स्कूल के, आपने कहा कि नहीं इंग्लिश वालों का अलग से ओलंपियाड्स है, मैथ्स का अलग से है, दोनों अलग अलग बैठेंगे, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास शुड बी द सेम। अगर एक क्लास में एक सेक्शन के 6 बच्चे बिठा लो तो दूसरे क्लास में भी 6 बच्चे ही होने चाहिए। तो अगर आपके पास 60 बच्चे गए हैं तो आप 120 बच्चे नहीं बिठा सकते, 61 नहीं बिठा सकते एक रूम में, एट द मैक्सिमम 60 ही बिठा सकते हो। लेकिन आपको 2 ग्रुप्स दे दिए, दोनों के सेम नंबर बिठाने हैं, तो आप क्या करोगे, एक ऐसा नंबर निकालोगे जो है 60 है या दूसरा नंबर या उन दोनों से छोटा है। So whenever we have to find a number which is smaller than the given numbers, it's always a question to find the HCF, because factor निकालना है, factor या तो equal होगा या छोटा होगा। आपने कहा कि 2 बच्चे हैं, 2 ग्रुप्स हैं, 60 स्टूडेंट्स का, एक स्कूल का और दूसरा है 120 का। हर एक क्लास में एक बच्चा इक्वल बैठे, मैक्सिमम से मैक्सिमम इक्वल कितने बिठा सकते हो, ठीक है? तो आप क्या कहोगे कि 60 बच्चे बिठा लो, इसके लिए 2 क्लासरूम चाहिए होंगे, इसके लिए 1 क्लास चाहिए होगी, बस 3 रूम्स आपके बुक होंगे, आप ऐसे बिठा लो। समझ में आ गया? लेकिन आप 61 बच्चे नहीं बिठा सकते क्लास में, बिकॉज अगर आप 61 बिठाओगे तो ये तो 60 ही रह गए ना, और ये भी क्या ग्रुप बनेगा, 61 एंड 59, इट इज नॉट इक्वल फॉर एवरीवन। समझ में आ गया, राइट? चलो, हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में तुक्के मारते हो,
जहाँ क्वेश्चन 320 आएगा। आप बताओ मुझे। 320। नेक्स्ट लिखो। अब जैसे ये दिया होता है लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ फील्ड आर 16 मीटर 17 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ दी हुई है 22 मीटर 77 सेंटीमीटर। Obtain the maximum length of the rope. Maximum length of the rope which can measure the dimensions. लिख क्यों नहीं रहे हम? नंबर भी लिख लो, कभी याद करोगे। Maximum which can measure the dimensions of the field in exact number of times. HCF का वैल्यू तो HCF है ना? क्यों? एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई तो छोटे नंबर के साथ ही बढ़ाएगा। तो और मल्टीप्लाई भी करना प्लस में भी तो होगा, वहां पे आपने HCF निकालना है, यहाँ पे वेरिएबल होता होगा वहां पे आपने। मैं क्या बोलूं? ठीक है, पहले तो यू विल चेंज एवरी नंबर टू सेंटीमीटर। हर एक नंबर को चेंज करोगे, एक लिमिट पे लेकर आओगे। अब उसके बाद हमें क्या करना है? Why we need to find HCF? Why we need to find HCF? Because हमें जब भी इन दोनों लेंथ्स को मेजर करना है तो जो स्केल होगा या तो 16 17 का हो या उससे भी छोटा हो, इसलिए HCF निकालो। आपके पास ये नंबर है, इनका HCF निकालो। Now the only thing here is how to find the factors. Factorize कैसे करेंगे? फर्स्ट नंबर किसका फैक्टर लग रहा है आपको? 11 का और 3 का। हाँ तो चलो 11 से करो, 3 से करो, जो भी नंबर एक फैक्टर दिखता है। 2 नहीं दिख रहा तो 3 पर आएंगे, 3 के बाद विल सी 5, विल सी 7। देखते मत रहो उसको, सम को डिजिट्स को ऐड करो, देखो 3 से डिवाइड होता है एंड सो ऑन। This is 11 into 1 into 4 into 7. वन 157 आता है, 157 आ रहा है, 147 3 से भी तो डिवाइड होगा। 157 नहीं आ सकता ना, 147 आएगा है ना, क्योंकि 3 तुम खुद भी कह रहे हो 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 3 तो आना चाहिए ना। 157 3 का मल्टीपल तो नहीं है, प्राइम है या नहीं वो बात की बात है, 3 का मल्टीपल नहीं है। तो 2277 विल बी 11 into 207। अगेन इट्स अ मल्टीपल ऑफ 3, तो 11 into मैं 9 से ही कर रही हूँ, 9 into 23। तो इनका HCF क्या आएगा? 539 डिवाइड बाय 11 नहीं होगा, हो जाएगा, करो। क्या लिया आपने? एक बार फोन करके पूछो कार का, उसके बाद भी दादी से बात।
तुम अपनी डिवीजन चेक करो और क्या करना है तुम्हें। 11 से डिवाइड करो दोबारा से, 559 को करो। 11 4 44, 39 करो तो हाँ तो फिर आप सिर्फ ये कह रहे हो कि डिवाइड नहीं हो रहा, इस स्टेज पर आकर एक हो के डिवाइड नहीं हो रहा, मैं आप कैलकुलेशन सही नहीं है, दोबारा कैलकुलेशन से चेक करोगे। 33 HCF इज 33 सेंटीमीटर। तो आपका जो मेजरिंग स्केल होगा वो होगा 33 सेंटीमीटर का। समझ में आ गया? नेक्स्ट लिखो 375 मेल एथलीट्स, 375 male athletes and 105 female athletes. Athletes of a country are to be divided into different groups. 375 male athletes and 105 female athletes are to be divided in different groups such that each group has either all male or all female athletes. Number of athletes in each group should be same. Number of athletes in each group is same, and no one is left without a group, and no one is left without a group. अब आपका जो आंसर आएगा ना वो मैम को दिखाना कि हाउ डज दिस क्वेश्चन इज, क्या कह रहा है और हम क्यों नहीं वो निकाल रहे। ठीक है, चलो लिखो find the minimum number of groups, find the minimum number of groups that can be formed. Find the minimum number of groups that can be . अब इस केस में हाउ डू वी नो, आपने कहा था ना कि जहां मैक्सिमम लिखा हो एचसीएफ निकालो, जहां मिनिमम लिखा हो एलसीएम निकालो, तो ये क्वेश्चन आपसे वो चीज तो पूछ नहीं रहा है। आपको ये देखना है कि इसमें एचसीएफ निकलेगा एलसीएम, तो वो चीज तो खत्म ही हो जाती है ना कि मैक्सिमम लिखा है तो हमने वो निकाल दिया। यहाँ तो उसने मिनिमम ग्रुप का है, तो क्या मैं एलसीएम निकालूंगी? क्योंकि हमें ग्रुप्स में डिवाइड करना है और जितने भी ग्रुप में एक बंदे होंगे या मेल या फीमेल वो कम होंगे 375 और 105 से। ठीक है, तो हम निकालेंगे HCF of 375 and 105. So it will be 375 का मतलब है 25 into 1 15 और ये हो जाएगा 15 into 7 15. HCF is 15. अच्छा, ये आंसर आ गया। क्या आंसर आएगा? हाँ, कुछ करना है, क्या करना है कुछ और में? वेरी गुड। और उसने कहा है ग्रुप्स हो, ये 15 आया, क्या है हमारे पास? दीज आर द मैक्सिमम कैंडिडेट्स वी कैन पुट इन वन ग्रुप। द मैक्सिमम नंबर दैट कैन बी पुट इन वन ग्रुप इज 15। तो आप 375 को अगर 15 के ग्रुप्स में करोगे तो आपके पास 25 ग्रुप्स बन जाएंगे। 25 ग्रुप्स मेल एथलीट्स के और 7 ग्रुप्स फीमेल एथलीट्स के। तो टोटल हमारे कितने ग्रुप्स हो जाते हैं? 32। हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स दैट कैन बी फॉर्म? 32। अब 5-5 का ग्रुप भी बना सकते हो, लेकिन उसमें ग्रुप्स मिनिमम नहीं होंगे। ठीक हो गया? आप 5 का भी ग्रुप बना सकते हो, आप 3 का भी ग्रुप बना सकते थे, लेकिन ग्रुप्स मिनिमम नहीं हो रहे। लेकिन अब आप 15 का बनाओगे तो सभी ग्रुप्स इक्वल होंगे और ये मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स बनेंगे। ठीक हो गया? So if I keep number of candidates in one group as same,
सो मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं 15 में एक ग्रुप में रख सकती हूँ और इससे 32 ग्रुप्स बन जाएंगे। समझ में आ गया? तो इसमें आपका आंसर 32 होगा, लेकिन इसमें यूज हमने HCF किया है। इतना क्लियर हो गया? नेक्स्ट लिखो। चलो, find the smallest number, find the smallest number which when divided by 35, 56 and 91, which when divided by 35, 56 and 91 leaves remainder 7 in each case. LCM क्यों LCM? क्योंकि ये नंबर इनसे तो बड़ा ही आएगा। क्योंकि उसने लिखा है डिवाइडेड बाय, आपका जो ये स्मॉलेस्ट नंबर है इन सब से डिवाइड हो रहा है, ये उसके डिवाइजर्स होंगे तो हमें नंबर निकालना है जो बड़ा है, और जब भी हमें बड़ा नंबर निकालना है तो हमें फाइंड करना होता है मल्टीपल, विच इज LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना होगा। तो आप करोगे 35, 56 एंड 91 का LCM फाइंड। LCM बताती हूँ। Five 35 यार LCM 588 आएगा। 35 into 8 into 13 0 आएगा लास्ट में। क्यों? 40 लगा लो चाहे, 40 तो 0 आएगा लास्ट में, 4 कैसे आ गया? 70 to 80 into 13 तो 0 4 10 39 4940 3440 सबके आंसर लगा रहे हैं। 3640 This is 0, 13 8s are 104, 4 10 carry, तो 13 2s are 26, 3640। मैं ठीक है? yes ma'am क्या कैलकुलेशन है? तो बेटा इस स्टेज पे मल्टीप्लाई गलत करना कोई एक्सक्यूज नहीं है। वहां पे क्या कहोगे? मल्टीप्लाई गलत करके आए, इसलिए मैंने ये बात मार्क कर दिया। उसका क्या है? -1। जो मार्क्स मिलने वो नहीं मिलेंगे, बस आप करोगे 49 मार्क्स आ गए, 50 मार्क्स आ गए, लाएंगे 49 आ गया आंसर 3640। दिस इज द LCM। पर हमारा नंबर क्या होगा? 3640 प्लस 7, क्योंकि रिमाइंडर 7 देना है। तो वी नीड टू फाइंड द LCM, उसमें ऐड करना है 7 को, जो सेम रिमाइंडर है हमें उसे ऐड करना। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, find the greatest number of greatest 4-digit number लिख लो, greatest 4-digit number, greatest number of 4 digits लिखवाती, greatest 4-digit number, find the greatest 4-digit number which when increased by 11 is exactly divisible by 15, 20 and 54। निकालो आंसर, मुझे बताओ। Greatest 4-digit number which when increased by 11 is exactly divisible by 15, 20 and 54। तो इस पहले हम क्या निकालेंगे? 4-digit नंबर को पहले हम 4 से
पहले निकालना क्या है, एलसीएम या एचसीएफ? पहले तो इस बात पर आओ, एलसीएम। और पक्का? क्यों क्यों? चलो HCF निकालना है। एचसीएफ निकालना है, अच्छा। और एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, हाँ जी। अब कोई चेंज हुआ आंसर? एचसीएफ ले लो। जब मैं खुद कह रही हूँ कि आपको कोई नंबर निकालना होगा, कोई भी नंबर, लेट मी से एक्स, वो किससे डिवाइड हो रहा है? 15। वो किससे डिवाइड हो रहा है? 20। वो किससे डिवाइड हो रहा है? 54। आपका फैक्टर यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पर मल्टीपल आएगा। तो आपको क्या निकालना है? मल्टीपल। आपको निकालना है एलसीएम। तो पहले तो अपने दिमाग से ये चीज निकाल दो कि ग्रेटेस्ट लिखा हुआ है तो एचसीएफ, स्मॉलेस्ट लिखा हुआ है तो एलसीएम। वो 6th क्लास वाली बात छोड़ दो, ठीक है? ये 6th में हम कहते थे कि बच्चों को समझाना है, एलसीएम एचसीएफ समझ में आया तो ग्रेटेस्ट लिखा होगा तो एचसीएफ निकालो, स्मॉलेस्ट लिखा है तो एलसीएम निकालो। हाँ जी, हो गई? होगा हमारी? नहीं हुई? हाँ हाँ, लिखते तो रहे हो तुम लगातार से। ये ऐसे ऐसे योगा ही होती है, और क्या होता है? नहीं, या नींद खुल जाती है इससे? दर्द हो रही है? ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ दर्द नहीं है, सिर में दर्द नहीं है, पढ़ने के बाद तो स्पेशली यहाँ बैठ के पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तो मैं इंटरेस्टेड क्यों नहीं हो? तुम्हारा मैं इंटरेस्ट कैसे लेकर आऊं? तुम देखते हो, यू फील क्या लिख दिया, क्यों लिख दिया, क्यों होता है ऐसा? तो पहली बात तो प्लीज वो 6th स्टैंडर्ड वाला सच में छोड़ दो कि लीस्ट कहा है। ये आज की बात नहीं है, आपको बोर्ड्स में चाहे ना आए, लेकिन कभी भी कहीं जाओगे और लीस्ट का मतलब कहोगे कि एलसीएम निकालो, ग्रेटेस्ट का है तो एचसीएफ निकालो, प्लीज। ठीक है? हाँ क्या? क्यों नहीं पूछेगा? तुमने कुछ करना नहीं है लाइफ में, बस ऐसे ही 10th के बाद बस खत्म? हाँ, फिर आप क्या सोच रहे हो कि पढ़ाई खत्म हो जाएगी, या ये रियल लाइफ में कहीं काम नहीं आएगा? लॉजिक्स कहीं काम नहीं आते? नहीं, 4 डिजिट नंबर का है ना, तो वैसे आंसर नहीं होगा। तो पहली चीज तो अपनी पढ़ाई को सिर्फ मार्क्स के साथ मत रिलेट करना। आगे भी लॉजिक, जब तक दिमाग आपका स्ट्रांग नहीं होगा ना, कहीं जाकर भी कुछ भी करोगे, लॉजिक्स आपको चाहिए होते हैं, ठीक है? तो जस्ट थिंक ऑफ दिस क्वेश्चन वेरी लॉजिकली कि उसने कहा है ग्रेटेस्ट नंबर, उसको एग्जैक्टली डिविजिबल कर रहे हैं हम 15, 20, 54 से। तो पहले तो मुझे एलसीएम निकालना है, बिकॉज आई नीड टू फाइंड द मल्टीपल। ठीक है? अगर आपको सिर्फ एलसीएम 540, पहले तो एलसीएम में निकालेंगे। विल फाइंड द एलसीएम ऑफ 15। निकालो जल्दी से, 15, 20, 54। जिसने नहीं निकाला वो करो सॉल्व। 15, 20 एंड 54 का फाइंड द एलसीएम। So I'll take 27 then into 5 into 4। ठीक है, 540 हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है, तो अब हमें, अब क्या होता है कि अब हम सीरीज ऑफ नंबर निकाल रहे हैं कि सबसे छोटा नंबर तो है 540, उसको किसी भी नंबर को हम 11 से इंक्रीज करेंगे तब जाकर वो डिविजिबल होगा 15, 20 और 54 से। तो हमारा नंबर क्या बन रहा है? इनका एलसीएम बन रहा है 540। तो दैट मीन्स हमारा नंबर इज 529 एंड दिस इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ द नंबर। ऐसा नंबर जो 15, 20, 54 से डिवाइड हो जब उसमें 11 ऐड हो, 11 ऐड होने के बाद वो डिवाइड हो, तो हमारा लीस्ट नंबर बनता है 529। समझ में आ गया? किसी भी एक नंबर को मैं 11 से बढ़ा दूंगी, उसमें प्लस कर दूंगी, तब जाकर वो 15 से, 20 से और 54 से डिवाइड हो जाएगा। इन तीनों से डिवाइड होने के लिए उसे 540 होना जरूरी है। ठीक हो गया? लीस्ट में 540 होना जरूरी है, तो इसका मतलब मेरा जो आंसर है दैट शुड बी 529। अब ये तो हमने लीस्ट नंबर निकाला, क्या सिर्फ एक ही नंबर एग्जिस्ट करता है? और भी होंगे। कौन सा नंबर है? इफ आई टेक मल्टीपल ऑफ 540 विच इज 1080, ये भी 15, 20, 54 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। तो इसके साथ भी आई कैन डू द सेम थिंग कि इसमें से 11 माइनस किया and then I'll get the answer. रिमाइंडर तो 11 चाहिए, 22 नहीं चाहिए ना, रिमाइंडर 11 चाहिए।
ठीक है, बट हमें तो उस नंबर का मल्टीपल चाहिए, उसका एलसीएम आया, उसका क्यों नहीं? 540 किया ना बेटा, 540 का डबल किया ना, 540 का डबल किया, हाँ, -11। अब तुम नंबर को पहले डिवाइड तो करोगे ना, पहले तो तुम कहोगे ना कि बढ़ने के बाद वो डिविजिबल हो, कोई भी नंबर है उसमें 11 ऐड करने के बाद वो डिविजिबल हो, तो 540 भी है, 540 का मल्टीपल भी आगे ये प्रॉपर्टी दिखाएगा, फिर हम उसमें से 11 माइनस कर देंगे, या फिर 540 इंटू 3। अब आपने एपी की हुई है तो सारे नंबर जो ये इकट्ठे हो जाते हैं वो होते हैं 540n माइनस 11। द फैमिली ऑफ सच नंबर्स की सारे नंबर्स अगर मैं इकट्ठे करूं, कौन कौन से नंबर्स ऐसी प्रॉपर्टी शो करेंगे, वो होगा 540n माइनस 11। समझ में आ गया? अब मुझे निकालना है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, तो 4 डिजिट्स का सबसे बड़ा नंबर लिया, इसको डिवाइड कर दोगे एलसीएम से 540, फाइंड द रिमाइंडर। पहले तो नंबर निकालो कि सबसे बड़ा नंबर 540 का मल्टीपल है कौन सा, 9720। ओके, तो अगर मैंने इसको फाइंड किया तो ये आ जाएगा 540 से डिवाइड किया 9, 5, 4, देन 9, और ये 4 से जाएगा, नहीं 9। तुम आगे तो मल्टीप्लाई करके चेक कर रहे थे, अगर 5 डिजिट्स में हो फिर 6 में हो तो हमेशा क्या करते हैं, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर का है ना, तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा लेंगे, 999 4 डिजिट्स का, इसको एलसीएम से डिवाइड कर लो, ठीक है, करो डिवाइड, रिमाइंडर निकालो, निकालो, करो। पता है मैं जो करूँ ना करूँ, आप लोग नहीं कर रहे हो ना काम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वो है, आप अपने आप को देखो पहले कि आप लोग क्या कर रहे हो। कमेंट्स पास करना सबसे आसान है, पढ़कर दिखाओ, मार्क्स लाकर दिखाओ, तो मैं चुप करूंगी, तो मैं आपकी बात सुनूंगी। तुमने मार्क्स मुझे मैसेज किए थे, तुमने यहाँ ग्रुप में पूरे अनाउंस नहीं किए थे, तब तुम्हें पेपर नहीं मिला था तुम्हारा। इतनी शर्म तब क्यों नहीं आई, तब क्यों नहीं बोलते हुए आई कि मेरे इतने मार्क्स आए हैं, तब भी बोलते जो अब बोल रहे हो। अब तो हम बड़े अच्छे से बोल रहे हैं, मार्क्स भी बोल दो, तब क्यों मैसेज करना पड़ा था मुझे। टू 279 इज द रिमाइंडर, तो हम पहले मल्टीपल निकालते हैं ऑफ 540, जो कि है 9720, और लार्जेस्ट नंबर 4 डिजिट्स का हो जाएगा। अब हम जाएंगे अपने नंबर पर 9709। समझ में आ गया? बकवास तब क्या करो जब हमारे मार्क्स बहुत आते हो, मल्टीपल निकालना है, और फिर अब अपने क्वेश्चन पे आना है, जो 11 से बढ़ाने के बाद हमें एग्जैक्ट आंसर। बातें भी उसकी बर्दाश्त होती है जिसकी मार्क्स आते हो, ऐसी कमेंट्स पास करोगे तो उसके लिए मेरे पास कोई इलाज नहीं है, ना ही पेशेंस है सुनने के लिए। समझ में आ गया? दिस इज अ डिफिकल्ट जो क्वेश्चन इस पे आ सकता है, अंडरस्टैंडिंग बेस पर डिफिकल्ट से डिफिकल्ट ही हो सकता है, ठीक है। अब आएगा नहीं आएगा वो अलग बात है। अब आते हैं एक बेल्स वाला क्वेश्चन, आपको इंपॉर्टेंट होता है इसमें, और एक लाइट्स वाला, ट्रैफिक लाइट्स वाला, तो वो मैंने करवाया भी आपको। इसमें लिखा है 3 ट्रैफिक लाइट्स फ्लैश देयर लाइट्स आफ्टर एवरी 15 सेकेंड्स। और अगर इसके बाद शर्म आती है ना सच में, तो पढ़ना शुरू कर दो। Three traffic lights flash their lights after every 15 seconds, 12 seconds, 18 seconds respectively. तो ऐसा है ना, मैम को फोन कर दो, अगर तो 5 o'clock तक आ सकते हैं ठीक है, वरना ऑनलाइन करो, और मैम को बोलो कल बुलाएं, कल जाना है। नो आज का फिर पीएस कैंसिल है, रात आज का फिर पीएस भी कैंसिल है, मूवी नाइट भी कैंसिल है। So if the last flash their lights together at 9:15 p.m. Last flashed their lights together at 9:15 p.m. Then at what time? At what time will they flash? Will they next flash their lights together? ठीक है,
अब देखो इस केस में देखो पहले वाला जो ट्रैफिक लाइट है या जो भी लाइट है वो 15 पे करेगी, फिर 30 पे करेगी, फिर 45 पे करेगी। दिस इज द इजीएस्ट वे। मैं समझाती हूँ कि एलसीएम क्यों निकालना है, क्योंकि मैं मल्टीपल्स देख लूं कि पहले 15 किया, उसके बाद का फ्लैश किया 30, उसके बाद का फ्लैश किया 45 सेकंड्स के बाद, एंड सो ऑन। ऐसे ही 12, 24, 36, 48, 60, सो ऑन। फिर क्या आएगा 18, देन 36, then 54 and so on. So I'm looking for multiples. पहले तो इन गिवन नंबर्स का मल्टीपल निकालना है। निकालोगे क्या आएगा? LCM 180 आ रहा है, 180 180 सेकेंड्स। 180 सेकेंड्स का मतलब हमें टाइम बताना है। 180 seconds के बाद, after every interval of 180 seconds, they will flash their lights. All three of them will flash their lights together. ठीक हो गया? तो 180 seconds का मतलब 1 minute has 60 seconds, है ना? तो 3 मिनट हो गए, तो 9:15 में 3 मिनट ऐड करेंगे तो अब क्या बन जाएगा हमारा 9:18 PM। ठीक है? और जो वो क्वेश्चन मैंने आपको टेस्ट में दिया था उसमें 9:24 लिखा हुआ था काफी देर, है ना? याद है? हाँ, तो उसमें ध्यान रखना है। मैं क्वेश्चन देखती हूँ उसे। नेक्स्ट लिखो। Kiran goes to bazaar every 64 days. Kiran goes to a market every 64 days. After every 64 days, and Harpreet goes to the same every 72 days. They met each other one day. एक 64 है, एक 72, ठीक है? They met each other one day. How many days later will they meet each other again? How many days later will they meet each other again? और कभी-कभी आपको ये भी कहा जाता है कि interval of 200 days, how many times they meet each other? ठीक है? अभी मिलकर चुके हैं, अब आगे उन्होंने 400 दिन और दिया हुआ है, तो कितनी बारी मिले? ठीक है? तो ये वाला क्वेश्चन भी होता है, और ट्रैफिक लाइट्स वाला लिख लो, बिकॉज इसमें गलती होती है। तो इसमें आपको क्या निकालना है बताओ? 64 and 72. 8 8s are 8 9s are. So my answer will be 8 into 8 into 9. 64 into 9 will be equal to 576. Okay, so they will meet each other after 576 days. After every interval 576 days का होता रहेगा, और वो मार्केट्स में आपस में कहीं भी वो दे फ्लैश होता है। दिस इज हाउ, जब आप बॉल्स फ्लैश करते हो या आप कोई मूवमेंट्स करते हो, रोटेशन, कोई मशीन चलाते हो, तो होता है ना कि एक पॉइंट पे आ रहा है तो दोनों क्लैश ना करें, राइट? तो दिस इज हाउ यू डिटरमिन कि क्लैश होगा कि नहीं होगा। तो साइंटिस्ट प्रेडिक्ट करते हैं ना, एस्टेरॉइड्स आ रही है जी, वो इस स्पीड पे आ रही है और वो अर्थ पे जाकर ऐसे एनवायरनमेंट में एंटर करेगी, क्लैश होगा नहीं होगा, तो वो इसी बेसिस पे करते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट लिखो, द क्वेश्चन व्हिच आई वाज सेइंग। दीक्षित आंसर बताना इसका। ट्रैफिक लाइट्स एट 3 different, the traffic lights at 3 different crossings change after every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds respectively. Traffic lights at 3 different crossings, they change after every 48, 72, 108. तीनों सेकंड्स पे दिया हुआ रिस्पेक्टिव, ठीक है? 3 लाइट्स है, 3 ट्रैफिक लाइट्स है, रेड से ग्रीन में सिग्नल चेंज होता है, टाइमर लगा हुआ है हर एक में 48, 72, 108 का। If they changed simultaneously, तीनों इकट्ठी चेंज हुई है, तीनों ने रेड से ग्रीन फ्लैश किया है at 8 AM. If they changed simultaneously at 8 AM, at what time will they change together again? इसमें ऑप्शंस दी होती हैं और उस वजह से ये आंसर गलत होता है, और ये सच में एक पॉपुलर क्वेश्चन है। मैक्सिमम, आई एम नॉट सेइंग, फिर भी हमें प्रोपोर्शन मिल जाएगा बच्चों का जो गलत करके आएंगे। ये टाइम दिया 4:32 ऐसे हम आया, ठीक है? अब मुझे बताओ किस टाइम पे चेंज कर रहे हैं? आयान भी बताएगा इसका आंसर।
नहीं बताऊंगी कहाँ पे, कोई बात नहीं, बाद में देखते हैं। चलो जाओ। So traffic lights at 3 different crossings change after every 48 seconds, 72 seconds, 108 seconds respectively. वो simultaneously change किया 8 बजे पर, और इसके बाद वो कब जाएंगे? हाँ जी, क्या आंसर मार्क करोगे? सी। यान तुम क्या मार्क करोगे? अच्छा, पहले तो वो ठीक करो। हाँ जी पुष्कर, ओरली लिखो, तुम तो आंसर सॉल्व करने वाले बच्चे हो, करो। हाँ करो करो। दीक्षित बताओ, करो बेटा। मेरे पास है शायद सी पार्ट। कैसे कितना निकाला? एक मिनट, कितना निकाला? कैसे आया? किसको मल्टीप्लाई किया है? कैसे निकाला है? एलसीएम दिखाओ। कि उससे पूछा है? हाँ पूछा है उससे एलसीएम। तुम्हारा यहाँ तो चल जाएगा, ठीक है। पेपर में क्या करोगे? फिर मम्मा का फोन आएगा, मैम करता तो सब कुछ है, पढ़ता भी है, मेरी मार्क्स भी नहीं आए। मैं सभी रिपोर्ट अब दूंगी मैम, ऐसे करते हैं काम, है ना? 12 4 6 9, देन आई नो इनमें अगर मैं 2 लेती हूँ तो यहाँ से 2 3 and 9, देन अगेन आई टेक 2। कैसे आया तुम्हारा बताओ? और मैं इसके 9 ले लेती हूँ। हमारे पास 7 मिनट्स 12 सेकंड आ गए। हमने हमारे पास इतना टाइम दिया था किस टाइम पे वो एक साथ ब्लिंक करी थी, और उसमें प्लस करके आगे आ गए वापस। So they change after every 432 seconds. After every interval of 432 seconds वो simultaneously change करेंगी। अब हमें टाइम पूछा हुआ है तो 432 को हम डिवाइड करेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मिनट्स एंड सेकंड्स में। तो 7 मिनट्स हो जाते हैं 420 12, राइट? तो ये 12 सेकंड्स बच गए। होता क्या है यहाँ पर 7.5 भी आ सकता है, 7.2 भी आ सकता है आंसर, ठीक है? तो यहाँ पर ना एक ऑप्शन जैसे इसने 2 लिखा हुआ है, इट कुड बी लाइक दिस 8 0 7, और यहाँ पे दे दिया 2 0। मैंने नन ऑफ दीज तभी मार्क किया था, है ना? समझ में आ गया? ये 0.2 है, 7.2 मिनट्स। 7 मिनट्स 12 सेकंड्स का मतलब है 7 मिनट्स 7.2 मिनट्स। ठीक हो गया? तो हाँ बिल्कुल ठीक है। अब ये हमारा आंसर होगा 8 0 7 और 12। वॉच में ये टाइम होगा। समझ में आ गया इतना? अच्छा, कल मैंने पेपर सॉल्व करी थी, कुछ क्वेश्चंस मुझे दिखे थे उसमें। देखो एलसीएम के बाद 432 को ना मैंने मिनट्स में कन्वर्ट किया। 7 मिनट्स हो गए पूरे, 12 सेकंड्स बच गए, ठीक है? तो 7 मिनट्स 12 सेकंड्स। तो कोई वाला क्वेश्चन दिस इज साइन ए प्लस कोसेकेंट ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सीकेंट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। लगा लो बैठकर, मैम से बात करके। हाँ लगा लेना, उसको नीचे से बुलाओ को पीएस बंद करें। हाँ जी एक चीज जो मैंने लिखी थी आपको समझानी है। एक चीज मैं सिर्फ वो चीज करवा रही हूँ जहां हो सकता है कि क्वेश्चन आए और गलती हो जाए। मेक श्योर ये सब चीजें ध्यान रखनी है, लास्ट मोमेंट में रिविजन नहीं होती है।
मैम अगर हम साइन 0 भी ले सकते हैं इसमें, कुछ भी ले लो, भी ले लो, 10 भी ले लो, पर ये आपका बुक का क्वेश्चन है। अब जो कहे ना ट्रिग्नोमेट्री मैंने पूरी बुक सॉल्व की हुई है, पूरी बुक रटी हुई है, तो उनको तो ये क्वेश्चन वैसे ही आना चाहिए। दिस इज एग्जैक्टली सेम बुक से चेपा हुआ क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के, मैंने कहा था रट लो। अगर वो देखा हो, किया हो और रटा हो सच में एक क्वेश्चन को, मैं तो आंसर ऑलरेडी याद है। हाँ ट्रिग्नोमेट्री में बेटा लास्ट एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चंस नहीं है, प्रूव वाले उसमें से है। एक दो चीजें मुझे करवाने दो, बिकॉज चीजें मुझे है कि हाँ अगर बता दिया तो हो सकता है पेपर में आ जाए। K is equal to 5. नहीं बेटा गलत है। तो इसको ओपन करो, कुछ तो काम करोगे इसमें कि लिख रहे हो बस। कौन से 7 क्वेश्चन तो पूछ लिए, क्यों नहीं आता? ट्रिग्नोमेट्री एनी अदर आंसर? 5 आ गया, 3 आ गया, इसके बाद नहीं, तुम अपना आंसर निकालो। मतलब एक ऑप्शन आपका आ गया 5, एक ऑप्शन आ गया 3, ठीक है, एक मैं दे रही हूँ नन। अब एक आंसर और बोल दो, उसमें से देखेंगे फिर राइट आंसर कौन सा है। चलो कांट बी डिटरमिन्ड लिख लो। एक मैंने आपको सी ऑप्शन दे दिया, कांट बी डिटरमिन्ड। हाँ अच्छा 3 है, वेरी ये तो आप करेगा कांट बी डिटरमिन्ड, मुझे आती नहीं इसलिए कांट बी डिटरमिन्ड। पढ़ लो, आकर बैठते हो, दिमाग सच में लगाओ, अब क्योंकि सब टाइम नहीं रह गया। कितनी देर कहोगे नहीं आती? चलो फिर से करो सॉल्व। रूहानी आपसे सॉल्व हुआ ये? यशवी 1 आ रहा है। क्या रहे हो इसमें आप पहले? 7 आंसर है। हाँ? 7 क्या आंसर है? वेरी गुड। नन ऑफ दीज होगा इसका। अगर मैं इस ऑप्शन में मार्क करूंगी तो इट विल बी नन ऑफ दीज, बिकॉज ना 5 है ना 3 है ना 1 है। बेटा आंसर निकालने के बाद दिमाग चले ना, उसका कोई फायदा नहीं है। पेपर देने के बाद, पकड़ाने के बाद आकर ओ वो मुझे आते थे वो कोई नहीं मानेगा। गलत है। आपने इसमें क्या किया, ब्रैकेट्स को ओपन किया, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेकेंट स्क्वायर ए प्लस 2, इज इट क्लियर? ऐसे ही कॉस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2, समझ में आ गया ना? ए प्लस बी होल स्क्वायर लगा रहे हैं आप। ये आपकी बुक का क्वेश्चन है। बुक के मैंने देखा था 5th ट्रिग्नोमेट्री पेज नंबर 1 लिख लो। मैं झूठ बोल रही हूँ, पेज नंबर 194, 7th पार्ट दिया हुआ है, 8 सॉरी नॉट 7th 8 पेज 194। हाँ करो तो सही। हाँ फिर आंसर निकालो ना, मुझे तो ये नहीं चाहिए आपने क्या किया है। वहां पे कोई देखने वाला नहीं है। मैं आपको सबसे इजी वाला भी बताऊंगी कि आप इसे ओपन कर रहे हो, आपको अब टैन और कॉट में चाहिए आंसर, राइट? तो ये साइन और कॉस तो क्या बन जाता है 1, तो एक 1, ये 2 और ये 2, 5 आ गया। लेकिन एक कोसेकेंट और सीकेंट बच गए। हमें क्या चाहिए, टाइम पड़ा अभी, टैन और कॉट, ठीक है? हमें चाहिए टैन एंड कॉट। तो हम क्या करेंगे, कोसेकेंट की आइडेंटिटी क्या है? इट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए एंड सीकेंट इज 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। तो यहाँ से ये 1 और 1 दो और आ गए, प्लस 2 7। करो तो सही। आंसर मुझे निकाल के 7 देते, मैं कहती ठीक है, मैं नहीं पूछती आपने कैसे किया। बेटा कर लो, मुझे आंसर चाहिए। ये नहीं आएगा ना, क्योंकि आपको उसको रिवर्स में लेके चलना है। आप ये क्या लोगे, क्या 7 करो, देखो टेबल लगाकर। हाँ करो, साइन 0 कितना होता है, कोसेकेंट 0 कितना होता है,
0 होगा, वेरी गुड। वो cos हुआ ना, देखो cos तो फिर 1 हो गया, cos 1 हो गया। मैं तो भी कह रही हूँ ट्रिग्नोमेट्री खोलकर देखो, तुक्के मत मारो। यहाँ पर आप तुक्के नहीं मार सकते हो, आप या तो अपने क्लेम्स को करो, नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा ये देखोगे। आंसर इसका 7 ही है। अब आपको नहीं मेरा तो 7 आ नहीं रहा, क्यों नहीं आ रहा वो देखो, क्यों नहीं आ रहा। ये थोड़ी ना कहोगे कि 7 नहीं आ सकता। आप जो भी मेथड फॉलो कर रहे हो उस मेथड में कहीं ना कहीं कोई गलती है। आप रिवर्स में चल रहे हो, देखो होता क्या है, अगर ये 7 है, हाँ तो फिर नहीं ले सकते 0 डिग्री। क्यों लूंगी फिर मैं 0 जब डिफाइंड ही नहीं है, देन आई हैव टू लुक फॉर सम अदर वैल्यू। एक वैल्यू जब डिफाइन ही नहीं है, आपको तो उससे सॉल्व करना है। आंसर में तो आना चाहिए, आंसर उससे आने नहीं, मेरी जिद तो है मैं तो उससे सॉल्व करूंगा, तो कर लो। इसमें मैं आपको क्या कह सकती हूँ फिर। अच्छा आप क्या कर रहे हो, देखो अयान आप कह रहे हो कि मैं tan और cot को ले रहा हूँ साइन, कर लो ठीक है। बट अगर मैं दूसरे वे से चलती हूँ, मुझे 7 पता हो तो आई विल से कि ठीक है मुझे आपको सीकेंड तक पहुंचना है, तो आई वुड यूज दैट आइडेंटिटी कि 1 प्लस यहाँ से ले लिया 1 यहाँ से ले लिया, ठीक है। या तो रिवर्स साइकोलॉजी में वैसे चलेंगे, लेकिन मेरे पास k की वैल्यू नहीं है, तो आई डोंट नो हाउ मच वी हैव इट। तुम उसे 1 प्लस कर भी लो, +1 करके -2 कर लो, बट वो चाहता है कि हमारी रीजनिंग इतनी अच्छी हो कि हम बैकवर्ड्स चल सके, हमें प्रैक्टिस इतनी अच्छी की हो कि हम पीछे पीछे चलकर सोच सके, ठीक है। वो कर लेते हैं बच्चे, ऐसी बात नहीं है, पर तुम्हारी प्रैक्टिस उतनी हुई हो और वो लॉजिकल थिंकिंग जो मैं कह रही हूँ ना, वी क्रिएट कर सके हम, वो है राइट। ट्रिग्नोमेट्री को हमेशा सॉल्व करने के 2-3 वेज होते हैं, एक होता है बहुत छोटा और एक होता है बहुत लंबा। बैक इन स्कूल आई हैड दिस स्टूडेंट, मेरे साथ एक बच्चा था, मैम कहते थे, मुझे नहीं पता वो जिस सेक्शन में था, शी यूज्ड टू से कि अगर पेज क्वेश्चन एक 2 स्टेप्स में सॉल्व होता है ना ट्रिग्नोमेट्री का, वो 4 पेज लगा के सॉल्व करता है और उसका सही होता है, और मार्क्स भी उसके आए थे, जितने मेरे थे उतने उसके थे, ठीक है। ऐसा कोई नहीं कि वो इंटेलिजेंट नहीं था। तो मैम सेड पर मैं क्या करूं, वो करता है सॉल्व, उसका पेपर भी पूरा हो रहा है, तो मैं क्या टोकूं उसको। तुमने 2 स्टेप में सॉल्व किया हुआ है, उसने 4 पेजेस में वो सॉल्व किया, ठीक है। तो उसमें मैं नहीं कहूंगी कि आपका मेथड सही है, मुझे आंसर चाहिए। आपके एमसीक्यू है, आप 4 पेज लगा के सॉल्व कर रहे हो, हाँ आप ये कहो कि मैम उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं रहा, तो वो गलत है। आपके पास टाइम है, आपका पेपर भी सॉल्व हो रहा है, आपने आंसर भी निकाल दिया, आई एम ओके, बिकॉज अब जो काउंट होंगे आपके मार्क्स होंगे, ठीक है। नॉलेज तो हम फिर भी बढ़ा लेंगे, लेकिन अभी जो हमें परफॉर्मेंस देनी है वो मार्क्स की देनी है। पूरे साल में यही लग रहा है कि बढ़ा लो, नॉलेज पढ़ लो, नॉलेज इंक्रीज करोगे, मार्क्स आएंगे, पर अब मैं कह रही हूँ मार्क्स ही चाहिए मुझे, ठीक है। और जो आप तुक्के भी मारोगे ना, वो नॉलेज के साथ मारना, ABCD मतलब कॉइन टॉस नहीं करना है हमें कि हेड्स आए तो A, टेल्स आए तो B, अच्छा A और B में ले लिया, फिर से हम करें A और B में फिर सिलेक्ट करें, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब वो नहीं करना है, राइट, क्योंकि अब हमें एक्चुअल सीरियस मार्क्स चाहिए हमें, ठीक है ना। ये फाइनल है हमारी परफॉर्मेंस। चलो करवाओ एक चीज मुझे जो आपको करवानी थी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, देखो ठीक है, क्योंकि ना हम सिमिलर ट्रायंगल्स में बार बार कह रहे हैं कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे। अगर तो वही आए कि फाइंड द रेशियो ऑफ साइड्स और एरियाज दिए हुए हैं, है ना, कुछ कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है कि आपको ऐसा क्वेश्चन दे जो है पेज 144 क्वेश्चन नंबर 3, आपकी बुक का पेज 144 क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहा गया है कि 2 ट्रायंगल्स ड्रॉ किए, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC ऑन द सेम बेस। ऐसे एक बेस BC लेकर उसने 2 ट्रायंगल्स ड्रॉ कर दिए, ठीक है, एक ये एक इस तरह से, दिस इज ABC एंड DBC, 2 ट्रायंगल्स ड्रॉ किए ऑन द सेम बेस और कुछ नहीं मेंशन किया होगा। फिर उसने कहा है इफ AD intersects BC at point O, AD intersects BC at point O, find the ratio of areas of triangle ABC to area of triangle DBC। जहां ट्रायंगल्स में एरियाज दिख गए ना, पहली चीज तो मेरी भी सोच यही होती है कि सिमिलैरिटी लगेगी, कॉरेस्पॉन्डेंस लगेगी, क्या नहीं लगती है। एक इकलौता क्वेश्चन है एरियाज में जिसमें सिमिलैरिटी नहीं लग रही, कुछ नहीं लग रही, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली ये क्वेश्चन हुआ है सिमिलर ट्रायंगल्स के स्क्वायर ऑफ रेशियोज का कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है, बिकॉज व्हेन आई लुक एट ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDC, इनके बारे में कुछ नहीं मेंशन किया हुआ, सिर्फ एक सेम बेस दिया हुआ है, नथिंग एल्स इज मेंशन, कुछ नहीं मेंशन किया हुआ, कोई एंगल, और ये भी नहीं दिया हुआ कि ABCD ट्रेपेजियम है, ABDC इज द ट्रेपेजियम, कुछ नहीं दिया हुआ है, और फिगर बनाई हुई है
ये देखो ऐसी फिगर बनाकर दी हुई है उसने आपको, और लगेगा ट्रेपीजियम है, हम ट्रेपीजियम ले लें, ट्रेपीजियम नहीं है ये। समझ में आ गया? तो ऐसे वाले क्वेश्चन में जहां पे सिमिलैरिटी आपको लगता है कि कोई एंगल नहीं दिया, कि किसी तरह से नहीं ले सकते, तो वो क्या होगा यहाँ पर हमेशा आपको एरिया जो है ना, बिकॉज दे हैव द सेम बेस, एक अकेले बेस पे खड़े हैं, तो आपको एरिया का फॉर्मूला लगाना होगा। बीसी जो है बेस है, तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बीसी इंटू इसकी हाइट 1। ऐसे ही डीबीसी का क्या होगा, हाफ इंटू बीसी इंटू हाइट 2। अब मैं इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी तो ये हाइट 2 है, ठीक है ना। तो अब मुझे सिर्फ इनकी हाइट्स की रेशियो निकालनी, समझ में आया? आई जस्ट नीड टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स, राइट। तो अब उसके लिए हमने जब इसको ड्रॉ किया, लेट मी से दिस पॉइंट इज एक्स एंड दिस पॉइंट इज वाई, तो मेरे पास आएगा ट्रायंगल AXO is similar to triangle DYO. AXO is similar to DYO, 90-90 angle, vertically opposite angles. मैम वो वाला भाई है अपन हाँ, जो H2 के साथ, ठीक है। तो ये हमारे ट्रायंगल सिमिलर हो गए। Now we can say that ratio of their heights H1 upon H2 is same as AO upon OD. होगा क्या, आपको A और AD की वैल्यू दे दी, इसने AO और OD की वैल्यू दे दी है, आपने क्या करना है, इसको स्क्वायर कर देना है, और एक ऑप्शन स्क्वायर में दिया होगा। लेकिन ये क्वेश्चन उसका नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है हमें लगे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन दे दिया, और हम अपना फील गुड फैक्टर करके क्वेश्चन गलत करके आ जाए, तो वो चीज एक बार अवॉइड कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा ट्रिकी हो सकता है बिकॉज सिमिलैरिटी में हमें नहीं पता कैसा क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा मैं क्वेश्चन 2-3 बार देख चुकी हूँ, नॉट रेगुलर पेपर में, पर एनटीएससी वगैरह में देखा, तभी मैंने कहा आज मैं करवा दूं आपको कि हो सकता है आपका ये सीबीएसई भी कुछ ऐसा क्वेश्चन डाल दे, आपकी बुक का है। हाँ, इसका तो आंसर ये हो कौन उठी, बस हाँ, यही प्रूव करना था, मैंने आपको फाइंड करने को कहा, ठीक है। तो होगा क्या, इसने आपको दे दिया होगा कि फाइंड द, इसमें लिखा हुआ है प्रूफ, AO अपॉन OD का होगा, प्रूव दैट, वहां पे नहीं कहा होगा ना, वहां पे उसने A और OD की वैल्यू दे दी, तो आपने A और OD की वैल्यू का स्क्वायर कर देना, मुझे पता है, मतलब फर्स्ट इंस्टिंक्ट हमारा यही होता है कि इसको स्क्वायर कर दो, है ना। एरियाज है वो सिमिलर तो हो ही जाएंगे कहीं से, देख लेना कि ऐसा कुछ क्वेश्चन ना हो आपका पेज 144 क्वेश्चन नंबर 3 टाइप में कुछ ना हो, एक लौता क्वेश्चन है जहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, ठीक हो गया। जाओ अब पढ़ना शुरू कर दो।